अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेशन हम स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना वो है बेसिकली सर्कल एंड सिलेंडर्स। ठीक है। ये भी इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी है। बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो इजी टू गो है। मैं आपको बता देता हूँ इसके फॉर्मूलाज क्या क्या यूज होंगे इसमें। ओके। अच्छा, सर्कल का अगर हमने एरिया निकालना ना, सर्कल एरिया, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, ये हमने पढ़ेंगे सारे। ठीक है। और अगर हमने इसका सरकमफेरेंस निकालना, सरकमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, मतलब कि उसकी गोलाई कितनी है। ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर। ओके, जी बाजार। ठीक हो गया। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है 3.1428। ठीक है, या आप इसको 22/7 भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और आर इज बेसिकली रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना इस चैप्टर के अंदर और भी फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर बेसिकली ये होता है, सर्कल का ऐसा पार्ट होता है, मतलब कि आप सर्कल का कोई भी पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। हाफ ऑफ सर्कल भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है। किसी का मतलब कि उसका एंगल दिया होगा कि 30 का एंगल बना रहा है, और उसमें फिर आपने उसका एरिया भी फाइंड करना होगा। और कुछ सवाल में उसका क्या कहते हैं एंगल, वो आप कहेगा कि एंगल फाइंड करके बताओ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज उसमें करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ, मैं क्या कह रहा था, सॉरी आई फॉरगॉट। एक मिनट। एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर। यस। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो है ना बेसिकली क्या है, कि आप इसको लिखेंगे एंगल गिवन। ठीक है, एंगल गिवन है, सपोज 30 है। ठीक है, और नीचे डिवाइड करेंगे इसको आप 360 के साथ। सही है। और इसको, उस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के साथ, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगी। सही है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पड़ा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंगल गिवन में वो 360 से जो भी के से कम ही होगा एंगल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि 0 से लेकर 360 इसकी इनपुट होगी। सही है। अच्छा, हम आते हैं अब सिलेंडर पे। सिलेंडर का बेसिकली क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, और उसके ऊपर भी एक सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। ठीक है, और जैसे आप कैन समझ लें, कैन की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कोका कोला का कैन हो गया, रेड बुल हो गई, इस तरह के, तो वो एक सिलेंडर होता है। अच्छा, उसका हमने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है ना, वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना है तो उसका होता है फॉर्मूला पाई आर का स्केयर और एच इंटू एच। एच क्या है हमारे पास, उसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ कैन, या आप उसको सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर हमने उसका सरफेस एरिया निकालना है ना, तो उसका भी फॉर्मूला बड़ा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कैन होता है ना एक, तो उसके ऊपर भी एक सर्कल होता है और नीचे भी एक सर्कल होता है। ठीक है, तो कितने सर्कल हो गए, 2। तो हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। सही है। तो 2 पाई आर, पाई पाई इंटू आर, और प्लस करेंगे हम इसमें 2 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर स्केयर और एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला सरफेस एरिया का। ठीक है। सवाल भी सारे जितने भी है ना, मतलब इसी इसी पैटर्न पे सोल्व होंगे, जितने भी ये फॉर्मूलाज गिवन है ना, इसी में से ही बेसिकली सारे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसमें, ये सर्कल वाले सवाल में ना। चलिए हम ना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा, वो कहता है, पहला सवाल है, अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 16 पाई। यानी वो कह रहा है एरिया का एरिया जो उसने है ना सर्कल वो गिवन है, वो उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज सर्कमफेरेंस, उसका सर्कमफेरेंस बताओ क्या है। हमें एरिया का भी फॉर्मूला पता है और सर्कमफेरेंस का भी फॉर्मूला पता है। ठीक है भैया, चलें हम इसको सोल्व करते हैं। इजीली है, इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसमें से क्या करें, एरिया हमें गिवन है और उसमें से आप निकालेंगे रेडियस। रेडियस आपके पास आ गया और आप उस रेडियस को पुट करेंगे सर्कमफेरेंस वाले फॉर्मूला में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेक्निक आपको मैंने बता दिया है, ज़्यादातर सवाल इसी तरह ही होते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व इट। एरिया है मेरे पास 16 पाई, ठीक है, और इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर, और आर छोटा डाल देते हैं, आर स्क्वायर तो इक्वल टू 16 पाई। ठीक हो गया। अब इसमें से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, या आप उसको पाई को दो जाके डिवाइड करके वो भी उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, पाई पाई आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ना, अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास आएगा आर की वैल्यू आएगी 4। असल में आती +-4 है, लेकिन रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सही है, तो हम इसको +4 कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, रेडियस हमारे पास आ गया। अब इसको आप क्या पुट करें, सर्कमफेरेंस का उसने हमें पूछा हुआ ना, तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास टू 2 पाई पाई आर। आर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप इसमें रेडियस पुट कर दें इसमें, तो क्या है हमारे पास, सी इक्वल टू 2, पाई क्या है 3.14। पाई को वैसे ही रहने देते क्योंकि क्वेश्चन में हमें सारे पाई गिवन है। ठीक है, और आर है हमारे पास 4, तो इसका आंसर होगा 8 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ऑप्शन बी, 8 पाई। मैं लिख भी देता हूँ 8 पाई। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, बस अल्टरनेट करना है, इसमें उल्टा काम करना। उल्टा काम इस तरह करना है कि उसने पूछा है हमसे, द सर्कमफेरेंस हैज अ सर्कल हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 20, यानी कि उसने सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसने कहा है भाई एरिया बताओ मुझे। तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें 20 पाई गिवन है। ठीक है, एक तरफ 20 पाई आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे उसका फॉर्मूला आ जाएगा, वो आएगा 2 पाई आर इक्वल टू 20। तो ये मैं जल्दी से इसको लिख देता हूँ, 2 पाई आर इज इक्वल टू 20 पाई। सही है, पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 आर इज इक्वल टू 20 और आर इज इक्वल टू 10। सही है, आर विल बी 10। एंड जब मैं उसका एरिया कंप्यूट करूंगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है मेरे पास, वैसे ही हम रहने देंगे उसको। आर क्या है मेरे पास 10, 10 का मैं स्क्वायर करूंगा, यानी कि 10 को 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 100 पाई आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया डी। नेक्स्ट करते हैं। वो कह रहा है, अ सर्कल हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 8, मतलब उसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 8, तो उसका एरिया बता दो। वही वाला फॉर्मूला जैसे अपने ऊपर हमने पुट किया। ये थोड़ा सा सोल्व करने में शायद मुश्किल लगे आप लोगों को, मैं आपको फिर करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ना पाई नहीं आ रहा, तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा इसमें। तो उसने सर्कमफेरेंस दिया है मुझे, सी इक्वल टू 8, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। सही है, और 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, अब मैंने आर कंप्यूट करना है इसमें, आर कंप्यूट करके मैं उसमें रेडियस वाले सॉरी एरिया वाले फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर इस केस में आएगा मेरे पास 8 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आएगा 4, और पाई भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आर इस तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 4/पाई। सही है, अब मैं ये 4/पाई को जब मैं उसमें पुट करूंगा ना एरिया वाले फॉर्मूला में, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सही हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, एरिया हमने कंप्यूट करना है, इसको मैं पाई को ऐसे ही रहने देता हूँ, आर का मैंने वैल्यू पुट करनी है। जब मैं आर स्क्वायर की बात करता हूँ, यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय आर होता है। ठीक है, तो 4 4 कितना हुआ 16, मैं लिख सकता हूँ ना 16, और डिवाइड बाय पाई, पाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि पाई की वैल्यू को 2 दफा लिखेंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में क्या है, मेरे पास पाई है। तो एक पाई जो न्यूमरेटर वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले पाई के साथ। ठीक है, तो नीचे पाई बचा एक। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एक पाई है मेरे पास।
और न्यूमरेटर में कोई सिर्फ 16 आएगा मेरे पास। तो आंसर क्या बना मेरे पास 16 डिवाइड बाय 5। तो ऑप्शन आप देखें कौन सी बन रही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बन रही है मेरे पास। ठीक है, डी नहीं बनेगा, सी बनेगा। पाई आपस में कैंसिल होगा ना, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कल हैज अ डायमीटर ऑफ 5, व्हाट इज इट्स एरिया। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है इज डबल ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये इजी है काफी। आप क्या करें, इसमें से रेडियस निकाल लें, इसको 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, उसको आप फिर एरिया में फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इट्स इजी। मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 25 सही है, आप चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे भी। 2.5 आएगा बेसिकली। 2.5 को जब आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को बल्कि आप ऐसे ही करें, 5/2 को ना स्केयर करें। 5/2 का स्केयर क्या होता है, 25/4। तो 25/4 और पाई साथ लगेगा क्योंकि फॉर्मूला में है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, अ सर्कल्स एरिया इक्वल इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि अच्छा, वो कह रहा है एरिया जो सर्कल का है ना वो सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गया। ठीक है, तो उसका रेडियस बताऊं क्या आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, एरिया के फॉर्मूला को बराबर कर देंगे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला के साथ। ठीक है, और जो उसमें कैंसिल आउट होगा चीज़ें वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो बचेगा मेरे पास वो रेडियस का कुछ ना कुछ बचेगा, तो हम वो आंसर कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। उसने क्या कहा है, एरिया जो है बराबर हो गया सर्कमफ्रेंस के, तो मैं पाई आर का स्क्वायर पुट कर देना 2 पाई आर के, क्योंकि दोनों हमारे पास बराबर है ना। सही हो गया, और स्मॉल। अच्छा, पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक तरह आप ये देखें, लेफ्ट साइड पे आर स्क्वायर है और राइट साइड पे क्या है मेरे पास, सिंगल आर है। तो एक आर स्क्वायर जो है इधर से कट जाएगा और उधर से आर कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर ये होगा आर इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी। 5 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं। A circle C has a radius r such that 1 is less than r less than 5, यानी कि r की वैल्यू जो है 1 और 5 के बिटवीन है। मतलब कि 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। ठीक है, 1.2 हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, 1.000001 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, और 5 भी नहीं हो सकती। 5 से नीचे नीचे जो भी वैल्यूज है वो हो सकती है। अच्छा, उसने हमें क्वांटिटी ए में दिया है, द एरिया ऑफ सर्कल बताओ, और क्वांटिटी बी में क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। दोनों क्वांटिटीज को हमने कंपेयर करना और हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं ले लेता हूँ आर ले लेता हूँ 2। ठीक है, एक केस में, और एक केस में ले लेता हूँ R4। फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। ठीक है, तो मैं आर को लेता हूँ 2, सपोज मैं लेता हूँ आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरे पास एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। पाई को और आर क्या मेरे पास 2, 2 2 4, 4 पाई इज द फोर आंसर। पाई। यस, एंड जब मैं आर सॉरी इसको साथ ही मैं ना इसका सर्कमफेरेंस भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 पाई आर बनता है। 2 पाई इंटू आर क्या है, इसका भी आंसर मेरे पास आएगा 4 पाई। ठीक है, R2 है ना, सही है। जब मैं लेता हूँ आर इज इक्वल टू 4, सही है, तो मेरे पास क्या बनेगा, एरिया मेरे पास बनेगा, अब पाई आर स्क्वायर है ना, आर क्या है मेरे पास 4 को मैं स्क्वायर करूंगा 16 पाई आएगा मेरे पास एरिया। और जब मैं सर्कमफेरेंस निकालूंगा इसमें, तो वो मेरे पास बनेगा 2 पाई आर का आर क्या मेरे पास 4, 8 पाई। 2 हाँ 8 पाई इज द आंसर। तो आप इसमें देखें, जब मैंने केस 1 लिया उसके अंदर आर मैंने 2 लिया और उसमें क्या आ रहा है, एरिया और सर्कमफेरेंस आपस में बराबर आ रहे हैं, 4 पाई 4 पाई। लेकिन जब मैंने केस 2 लिया उसके अंदर आर मैंने 4 पुट किया और जब मैं एरिया और सर्कमफेरेंस कंपेयर किया आपस में, तो मेरे पास डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, यानी एरिया बड़ा आ रहा है और सर्कमफेरेंस छोटा आ रहा है। जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए हमारे पास, तो हम ऑप्शन डी को चूज करते हैं। पहले पहले जब हमने सपोज आप सिर्फ एक केस को कंसिडर करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू आप लेते 2 की फॉर्म में। ठीक है, जब आप ये करते ना तो आपको सी आंसर लग रहा था। ठीक है, लेकिन आपने इसको मल्टीपल वैल्यूज पे चेक करके देखना है कि सही आ रहा भी या नहीं आ रहा, मतलब सी ऑप्शन के अलावा भी कोई आंसर बन सकता है या नहीं। तो जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो आपने ऑप्शन डी को चूज करना है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज जब भी आ जाए। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 7 है हमारे पास,
क्वांटिटी ए उसने दिया है द रेडियस ऑफ सर्कल विद एरिया 36 पाई और द रेडियस ऑफ सर्कल विद सर्कमफेरेंस 12 पाई। अच्छा, रेडियस उसने एरिया दिया हुआ है और हमें दोनों केसेस में क्या करना है, रेडियस को कंप्यूट करना। सही है, तो इजीली कंप्यूट कर लेते हैं, इसमें इशू की बात कोई नहीं है। एरिया मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्या और हमें निकालना है, ठीक है। और को मैं वैसे ही रहने देता हूँ और 36 पाई इसमें पुट करना। तो पाई पाई आपस में कैंसिल होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो आर मेरे पास आएगा 6, ठीक है। आर विल बी 6। और जब मैं क्वांटिटी बी में देखता हूँ तो मेरे पास है रेडियस ऑफ सर्कल विद सर्कमफेरेंस 12 पाई। अच्छा, 12 पाई का हमें सर्कमफेरेंस गिवन है तो हमें आर निकालना है और फॉर्मूला में क्या पुट करूँगा, 2 पाई आर। इसको मैं कर लेता हूँ सी इक्वल टू 12 पाई इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर। अच्छा, इसको जब मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा और आर विल बी 6 अगेन। तो मेरे पास क्योंकि 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा जाके, ओके, और देन 6 इज विल बी द आंसर। तो इस केस में हमारे पास क्या बना, दोनों रेडियस ऑप्शन आपस में सी। बराबर आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। द सर्कल हैज रेडियस 5/3, व्हाट इज इट्स एरिया। अब इसमें भी वही सेम काम करना है और एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, एरिया आप कंप्यूट कर लेंगे उससे, ठीक है। वो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा 25 पाई/9। हाँ, यस, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी बनेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बड़े मजे का सवाल है। थोड़ा सा ट्रिक ट्रिक है थोड़ी सी ज़्यादा, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो फिर आपके लिए इजी होगा, ठीक है। उसने कहा है, उसने एक सर्कल दिया मुझे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की हुई है। एक कोड कहते हैं बेसिकली, जब भी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट को जब सर्कल कनेक्ट करते हैं ना, तो वो बेसिकली कोड बनती है, उसको कहते हैं कोड। और द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ कोड जो सेंटर से पास करती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। डायमीटर की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज हमेशा ग्रेटर रहेगी एवरी कोड, एवरी अदर कोड ऑफ अ सर्कल से, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। ये ये देखिए। अच्छा, आप जब ये देखेंगे ना, ये जो लाइन मैंने रेड वाली ड्रॉ की है ये हमेशा छोटी रहेगी। सपोज उसने कहा है ये कोड, ये डायमीटर नहीं है, ये जो ए बी लाइन है ना ये डायमीटर नहीं है। तो डायमीटर कहीं ये यहाँ करके होगा, इस तरह करके होगा, यहाँ पे करीब करके, ठीक है। यानी कि हाफ वे थ्रू द सर्कल होगा, ठीक है। नीचे वाली लाइन, जो ऊपर वाली लाइन मैंने ड्रॉ की ना, वो बेसिकली हमेशा छोटी रहेगी एज कम्पेयर टू डायमीटर, ठीक है। ये आप बात याद रखिए, जैसे ये मैं और दूर जाता जाऊंगा ना डायमीटर से तो और छोटी होती जाएगी, ठीक है, लेंथ इसकी और छोटी होती जाएगी, सही है। तो ये कंसेप्ट है। अच्छा, उसने कहा है ए बी इज नॉट अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी कि जो ए बी कोड है ना ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर से कम कोई वैल्यू है और उसने इसकी वैल्यू दी है 6। चले मैं ना इसका एरिया कंप्यूट कर लेता हूँ, कंसिडर कर लेते हैं ए बी जो है ना मेरे पास, सपोज कर लेते हैं ये वो है मेरे पास डायमीटर है सपोज, ठीक है। कंट्राडिक्शन रूल हम इस पे लगा के ना चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना आंसर आ, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये अज्यूम कर लिया कि ये डायमीटर है तो मैं इसका आर क्या कंसिडर करूंगा, आर मैं ले लूंगा 6 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आर आ जाएगा 3, ओके। 3 आ गया मेरे पास आर। अब मैंने क्या करना है, क्वांटिटी है मेरे पास क्या जो है ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एरिया ऑफ सर्कल मैं कंप्यूट कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को जब मैं कंप्यूट करूंगा, पाई है मेरे पास वैसे का वैसे ही, आर क्या है 3, और जब मैं आंसर निकालूंगा इसका 9 पाई आएगा। अच्छा, मेरे पास क्वांटिटी ए आई है 9 पाई और क्वांटिटी बी को आप देखें 9 पाई। अच्छा, लेकिन मैंने अज्यूम ये किया था कि ये डायामीटर है, ए बी जो लाइन है वो डायामीटर है, लेकिन लेकिन उसने कहा ये डायमीटर नहीं है। तो आप, और ये मैंने आपको एक और कंसेप्ट दिया था कि जो भी कोड होती है ना, यानी कि ये कोड हुई ना, ए बी जो है एक कोड है, डायमीटर नहीं है, तो ये हमेशा लेंथ इसकी छोटी होगी एज कम्पेयर टू डायमीटर। जब मैंने डायमीटर ये कंसिडर किया था 9 पाई आ गया, तो हमेशा जो ए बी कोड है ना इसका जब आप कंसिडर करेंगे ना तो ये हमेशा रेडियस 3 से कम होगा इसका, या आप उसको कहते हैं 5 पॉइंट समथिंग इस तरह करके, ठीक है। तो और ए बी जो लाइन होगी ना जो एक्चुअल डायमीटर है वो हमेशा 6 से ग्रेटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोड हमेशा छोटी रहती है। तो क्वांटिटी ए इस केस में बड़ी हो जाएगी,
सही है। एनी क्वेश्चन? अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा समझा दूँ। सर इसका आंसर क्या हुआ फिर अब? एरिया ऑफ सर्कल मैंने निकाला था, वो बना 9 पाई। सॉरी, इसका आंसर मैंने गलती से आपको ए बता दी, इसका आंसर बी बनेगा, क्योंकि ऑलवेज जो एरिया जो है ना वो हमेशा डायमीटर की फॉर्म में होता है, लेकिन डायमीटर हमें सॉरी रेडियस हमें गिवन नहीं है, और रेडियस जो इस केस में है वो हमेशा बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू 6, यानी कि 3 से बड़ा 3 पॉइंट समथिंग कंसिडर कर लें आप, ठीक है। सर ए नहीं आएगा इसका, क्योंकि रेडियस ज्यादा हो जाना है, क्योंकि मतलब 7 ही होगा इसका डायमीटर, तो हाँ क्वांटिटी ए मुझे ना, लेंगे हम इस तरह। हाँ इसमें एक मैं चेक कर लेता हूँ। यस, क्वांटिटी ए इज द आंसर। आई वाज कंफ्यूज। यस, क्वांटिटी ए विल बी द आंसर, क्योंकि हमेशा एरिया सर्कल बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू 9 पर, ठीक है। अब इसमें सी ना लगा देना, जब आपने सपोज ये आप कुछ लोग ना करते हैं कि 9 पाई आ गया और 9 पाई को इक्वल समझ के सी लगा देते हैं। बेसिकली आपने कंसेप्ट पे जाना है कि क्या कंसेप्ट था, कि कोड थी ना, डायमीटर होता तो फिर आप लगा देते, लेकिन डायमीटर नहीं है तो फिर आप ऑप्शन ए को चूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अ सर्कल हैज रेडियस 0.01। अच्छा, जब इस तरह का सवाल आता है ना ये पॉइंट की फॉर्म में, तो आप इसको ना फ्रैक्शन को हटा के ना आप वैल्यू बना दें, यानी कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट पे हटा के ना फ्रैक्शन बना लेते हैं इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1/100, ठीक है, 0.01 को, सही है। अब आप इसको इस रेडियस को ना पुट करेंगे एरिया के अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/100 को जब आप बस स्क्वायर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1/10,000, ठीक है। तो π/10,000 विल बी द आंसर, ठीक है। आपको जब फॉर्मूला वगैरह आता है ना, तो आप डायरेक्ट कंप्यूट करें, मतलब इस तरह के सवालों में ना टाइम जो है ना बचाने की कोशिश करें, सही है। सर्कल हैज, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सर्कल हैज रेडियस √x। ये भी बहुत आसान सवाल है। आपने क्या करना है, क्या व्हाट इज, हमें पूछा क्या गया, व्हाट इज सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। आर क्या गिवन है, √x, तो 2π√x इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन 7π। वो कह रहा है ये जो सर्कमफेरेंस है ना सर्कल का, वो 7π से बड़ा है, तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है। अज्यूम कर लेते हैं ये सर्कमफेरेंस और 7π आपस में बराबर है, अज्यूम, क्योंकि हम ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2πr का मैं फॉर्मूला इक्वल रख देता हूँ 7π से, ठीक है। लेकिन ये मैंने कंट्राडिक्शन यूज किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पाई पाई आपस में कैंसिल होगा, और मेरे पास जो रेडियस इसमें से निकलेगा ना वो निकलेगा 7 इज इक्वल टू 7π/2, ओके। और जब उसने बोला है मुझे कि सरकमफेरेंस ग्रेटर है, तो रेडियस भी जो है ना 7/2 से बड़ा होगा, इसको मैं ना इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो रेडियस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 3.5। तो उसने क्या मुझसे पूछा हुआ है, क्वांटिटी ये है मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कल, सही है, और क्वांटिटी भी मेरे पास है 15π। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूँ। सपोज मैं और जो है ना 7/2 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं पुट कर लेता हूँ, और जब मैं पुट करूँगा 7, तो मेरे पास आएगा एरिया में, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ 49/4, और इसका आएगा 7π, पाई वैसे के वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला यूज़ किया मैंने πr स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इसको कंप्यूट करूँगा ना, तो मेरे पास आएगा 48, 4 12 48, तो इसका आंसर बनेगा मेरे पास समथिंग अराउंड 12.2 पाई, ठीक है। तो इट इज लेस देन क्वांटिटी बी, तो क्वांटिटी बी इज द आंसर, क्योंकि वो बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। चैट में क्वेश्चन, यस, बी इज द आंसर। 14 है मेरे पास, अ सर्कल हैज एन एरिया 4π, इफ द रेडियस इज डबल्ड द न्यू एरिया ऑफ सर्कल वुड बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। अच्छा, मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं। 13 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि आपने ये कैसे कह दिया, लाइक रेडियस तो ग्रेटर देन था ना 7/2 से, सो इन दैट केस अगर आप उसको वैल्यू ऐड कर भी दें तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि उसका आंसर 12.2 से ज्यादा ही होगा, राइट, एरिया का आंसर। ओके, यस 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 यस, आई मिस्ड अ पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है। आई मिस्ड अ पॉइंट।
अच्छा इसका मैंने यहाँ पे ये मैं भूल गया था कि मैंने इक्वल टू ले लिया था ना, तो इसमें क्या बनेगा, हमेशा मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल होगा ना वो 12.2 से बड़ा रहेगा, यानी 12.2 पाई से हमेशा बड़ा रहेगा, यानी ग्रेटर देन, मैं लिख भी देता हूँ, ग्रेटर देन, थैंक यू फॉर द करेक्शन, 12.2 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो 12.2 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 16 पाई भी हो सकता है, 17 पाई भी हो सकता है, 18 पाई भी हो सकता है, 100 पाई भी हो सकता है, ठीक है ना। उसने तो ये बताया ना कि ग्रेटर है, तो उसने ये थोड़ी बताया कि कितना ग्रेटर है, ठीक है। तो कितना ग्रेटर है वो तो हम आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम अगर ज़्यादा ले लेंगे, ह्यूज वैल्यू ले लेंगे, तो हमारे पास 12 पॉइंट, ये तो 15 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में क्या होगा, आंसर लेस आएगा, क्वांटिटी ए आएगा, और कुछ केसेस में ऑप्शन बी आएगा। तो इस केस में क्या बनेगा, हमारा जब इस तरह का सिनेरियो बने तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर द करेक्शन। No problem. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास। अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 4 पाई, इफ द रेडियस वर डबल्ड द न्यू एरिया ऑफ सर्कल वुड बी हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल एरिया। अच्छा, जब इस तरह मैं आपको कंसेप्ट से समझा देता हूँ। अच्छा, जब आप कंपेयर करें ना फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का और सर्कल के एरिया का, तो उसमें आप देखेंगे आर स्क्वायर जो है ना, एक में आर स्क्वायर आ रहा है और एक में आर आ रहा है। तो जब भी आर स्क्वायर आता है ना किसी भी फॉर्मूला में, तो वो क्या करता है, उसको आर को आर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मैं उसको आपको ना करके दिखाता हूँ। सपोज एक वैल्यू 2 है, तो जब आर स्क्वायर वैल्यू जो कंप्यूट करेंगे ना वो 4 हो जाएगी, यानी कि इस केस में डबल हुआ। लेकिन जब मैं इसमें 3 लूंगा ना, एक वैल्यू यानी सर्कमफेरेंस में 3 लेता हूँ, तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी 9। ये डबल नहीं हुआ, ये मतलब स्केयर हुआ है उसका, 3 का 3 का स्केयर। जब मैं 4 लूंगा ना तो वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने ये आपको कंसेप्ट देना था कि इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कि अच्छा, वो कह रहा है रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो आप उसमें आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, आप उसमें सिंपल वैल्यू पुट करके लें फॉर्मूला में, तो आपको कुछ पता चल जाएगा कितना। अच्छा, जब मैं आर की जगह 2 आर पुट करूंगा ना, तो वो बन जाएगा 4 आर, यानी कि सिंगल जो आर मैंने जब 2 आर पुट किया उसके अंदर, तो वो 4 आर बन गया, 4 आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यानी कि 4/1 की रेशो बनी ना, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स, कितना बड़ा बन गया, तो फिर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 टाइम्स बड़ा हुआ ना उसके ओरिजिनल एरिया से। अगर नहीं समझ आए तो मैं आपको फॉर्मूला में पुट करके बल्कि बता ही देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन वगैरह दूर हो जाए। अच्छा, एरिया है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, मैं रिप्लेस कर दिया, और 4 पाई वैसे का वैसे ही लिखा, ठीक है। अच्छा, वो कहता है अगर मैं एरिया डबल कर दूँ इसका, तो फिर मेरे पास आंसर क्या बनेगा। मतलब ये आर की जगह, और एरिया कह रहा हूँ, आर इसका डबल कर दूँ क्या बनेगा। आर में जब डबल करता हूँ ना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू और सॉरी स्क्वायर, ठीक है। और तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 4 आर स्क्वायर, ठीक है। जब मैं 4 आर स्क्वायर कंप्यूट करूंगा तो इसका ओवरऑल आंसर बन जाएगा 16 पाई, ठीक है। तो जब आप 16 पाई और 4 पाई को आपस में डिवाइड करके देखेंगे तो ये 4 टाइम्स बड़ा हुआ ना, ठीक है। पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कितना टाइम्स बड़ा हो गया एरिया, 16 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, तो ये 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि मेरे पास एक सर्कल गिवन है, और एक जो है सेक्टर है, ठीक है। और ये आप ना सर्कल को जो आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ना, और ये एंगल बेसिकली आप जब जब 90 का एंगल देखें ना आप, तो इसका मतलब है ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि सारे एंगल 90 के बनेंगे ना फिर, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप क्या करें, सवाल पढ़ते हैं हम पहले। इन द फिगर अबव पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर। अच्छा, इसका आप क्या करें, आप एरिया कंप्यूट कर लें पहले, रेडियस इसका पहले करें निकालें, यानी कि गिवन है वो 8 पाई आर स्क्वायर का वाला फॉर्मूला पुट करें, और उस जो आंसर आएगा ना पूरा, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल का, यानी पूरा एरिया। तो जब आप, मैंने आपको बताया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप इन्हें एक एक पार्ट को जो है ना, जो शेडेड रीजन है उसको कंप्यूट करना है, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है, इस बार इजी है, ठीक है। मैं कर भी देता हूँ,
पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला पुट करता हूँ। पाई आर क्या मेरे पास 8, 8 स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 पाई विल बी द एरिया ऑफ होल सर्कल। जब आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो 16 पाई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एरिया, उसने कहा है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लेते फिर मैं आपको बताता हूँ। द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज 6, यानी 6 उसका रेडियस है। ठीक है, उसने क्वांटिटी ए मेरे से पूछी है। द लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी और क्वांटिटी बी, यानी कि उसने कहा है कि जो लेंथ है ना आर्क ए बी सी, ये जो ए बी सी है ना, इसको कंप्यूट करो। ठीक है, अब ये आप गौर से देखेंगे, जो गोलाई होती है ना पूरी, इसको कहते हैं एरिया, सॉरी इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसने ना इस सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट कह रहा है कि उसकी लेंथ बताओ क्या बनेगी। ठीक है, क्वांटिटी ए में, और क्वांटिटी बी क्या है 3। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो आपको लगाएंगे इस पे। मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा। अच्छा, आप लगाएंगे लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है बेसिकली, एल को आप वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेंथ को मैंने कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, लेंथ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और लेंथ इसको कंसिडर कर लेता हूँ एल। ठीक है, एल से आप डिवाइड करेंगे इसको 2 पाई आर के साथ। ठीक है, 2 पाई आर के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि लेंथ ओवर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड का की बात है 30 डिग्री केस में। ठीक है, एंगल कवर्ड है 30, और ओवरऑल एंगल क्या है हमारे पास सर्कल का, ओवरऑल एंगल 360 है। ठीक है, तो जब आप इसको कंप्यूट करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर का आ जाएगी, और जो वैल्यू बड़ी होगी ना आपने कंपेयर करके बता देना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, इसी तरह मैंने सिमिलर एरिया आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का। आपने क्या करना है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, और नीचे जो क्वांटिटी बनेगी ना 2 पाई आर की जगह आप पाई आर स्क्वायर आपने रिप्लेस कर देंगे, तो आपका वो भी एरिया, वो भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर जो 30, ये जो एंगल कवर डिवाइड बाय ओवरऑल एंगल है ना सर्कल का, ये सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, नाउ अच्छा, इसको, इस वाले फॉर्मूला को अगर हम इस तरह करके लिखें 30/360 इंटू 2 पाई आर इंटू सरकमफ्रेंस, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा ना। चलें इस आप तरह से, हाँ, इस कंसेप्ट तरह से। कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट की बेस पे इस तरह से फॉर्मूला तो आप उधर लेके जाके वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा था लेंथ जो है ना, लेंथ का मतलब है कि एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया सर्कमफेरेंस का। ठीक है, ऊपर वैल्यू आई है एक छोटा पार्ट उसका, और नीचे आई है पूरा सर्कमफेरेंस। ठीक है, पूरी गोलाई सर्कल की, और इक्वल टू मैंने रखा है जितना उसने एंगल कवर किया, यानी छोटा उसका। ठीक है, और ओवर उसको डिवाइड किया ओवरऑल सर्कल के एंगल के साथ। तो आपका फॉर्मूला याद रखने में इजी रहेगा। अगर आपको उस तरह तरीके से याद हो रहा है तो आप उस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि ये 2 पाई आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी आप याद कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को आज बताना था कि जो, अच्छा कौन कौन है जो अभी अप्लाई कर रहा है दिसंबर वाले पीरियड में 2024 के लिए। हाथ अपना रेस कर दें, हैंड रेस कर दें। कोई कर रहा है अप्लाई? अच्छा, चलें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई किस तरह करना है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ईमेल भेजते हैं प्रोफेसर को। आप लोग जो है ना ईमेल एक टेम्पलेट बनवा लीजिएगा, बना लें बल्कि खुद से, और उसको वेरीफाई करवा लें आप कैरियर सर्विस वाले सेशन में। ठीक है, और आपने क्या करना है, सपोज आप कह रहे हैं कि मैंने ना कोई स्पेसिफिक स्टेट टारगेट करनी है। ठीक है, तो आप उस स्टेट का नाम लिखें। सपोज मैं लिख देता हूँ ओक्लाहोमा एक स्टेट है, ओक्लाहोमा एक स्टेट है। ठीक है, वो मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके मैं ना क्या करूँगा, उसको कहूँगा कि मुझे ये यूनिवर्सिटीज बता दे सारी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अच्छा वो मुझे दे देगा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट। तो आपने ना इनमें से कोई 5 या 6 सेलेक्ट करनी है टॉप की। ठीक है, रेटिंग वाइज या रैंकिंग वाइज। ठीक है, आप उनमें से उनकी रिक्वायरमेंट देखें। ठीक है, सपोज मैं ना ये वाली उठा लेता हूँ, पहली वाली ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी। और उसने उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी CS फैकल्टी पे जाएंगे। ठीक है, और आपने क्या करना है, उनको ईमेल्स करनी है ताकि
वो अगर उनके पास फंडिंग हो तो वो आपको बता सकते हैं आपकी फंडिंग है तो आप अप्लाई कर देंगे उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे इनकी ये मेल्स गिवन है, ठीक है, सारों की मेल गिवन, उनकी पर्सनल वेबसाइट भी गिवन होंगे, उनके लिंक्स भी होंगे और इनकी रिसर्च एरिया भी होगा, लिखा हुआ मेंशन होगा, हर यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है ना उसमें मेंशन होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बतानी थी कि आप सपोज आपको ना प्रोफेसर का आ गया यस, क्या आप अप्लाई करते हैं। कोई भी प्रोफेसर ऐसे नहीं करता कि हाँ हाँ मैं आपको रख लूँगा, ऐसे नहीं होता। आपको एक पूरे पाथवे से गुजरना पड़ता है, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं और फिर वो एडमिशन कमेटी बैठती है, वो आपको अप्रूव करती है। फिर आपको वो प्रोफेसर, आप प्रोफेसर को ईमेल करके कहते हो हाँ जी मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो आप मुझे ना अपने लैब में साथ रख लें, इस तरह आप, ठीक है। ये होता है सारा प्रोसेस। अच्छा, ये सर मेरा एक सब क्वेश्चन है, जी। अब जो हम ईमेल लिखेंगे, लाइक फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना प्रोफेसर से, सो उसमें किस तरह का कंटेंट होगा? लाइक हम उन्हें फर्स्ट ईमेल में ही कह देंगे कि वी नीड फुली फंडेड पोजीशन। नहीं, आप ना पहले इस तरह नहीं लिखना, आपने प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज यूज करनी। सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड बताएंगी कि मैंने क्या कौन सी डिग्री की हुई है, मेरा क्या जीपीए है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना थोड़ा सा एफवाईपी का बता दें, ठीक है। ये एक लाइन में, ज़्यादा नहीं, डिटेल में जाना ही नहीं ना। बेसिकली सिर्फ दो दो तीन तीन लाइन के ना, ये मैक्सिमम 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ क्या लिखना है। जीपीए लिखना है, मेंशन करना है, अपना एफवाईपी बताना है, ठीक है। और आपने बताना है अपना कि अगर आपने कोई हैकाथन वगैरह विन किया हुआ है तो आप वो बता दें, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो आप सिर्फ ये बता दें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये 2 हैकाथॉन्स थे, और ये उनके साथ आपने लिंक्स भी देने गिटहब के, गिटहब के लिंक दे दें, या वो या लैब के दे दें, जो भी आपने हैकाथॉन की वेबसाइट है उनका दे दें, ताकि आपको पता चले कि इसने काम ठीक, किया हुआ है, अगर ठीक है। गिटहब की लिंक ना भी हो, लाइक अगर उसकी वेबसाइट है जिसपे मेरी सबमिशन का नाम शो हो रहा है कि मैंने भी हाँ सबमिट जी, करवाया था, तो हाँ वो भी वो, चल जाएगा? जी ओके। वो चल जाएगा। ओके। अच्छा, अच्छा आपने ये करना है, ये जो पॉइंट्स में लिखनी है ये चीज़ें, ठीक है। पूरा पैराग्राफ बना के ना लिखिएगा। सपोज आपने जीपीए मेंशन किया, एफवाई पे लिख दिया, ये पैराग्राफ में ये 3 लाइनों में हो गया एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद आपने करना है ऑल्सो कोलन, और उसके बाद 3-4 पॉइंट्स कि आपका क्या कहते हैं, इतना है आपकी अचीवमेंट्स क्या है बेसिकली, ठीक है। जो आपने 3-4 अचीवमेंट्स होंगी ना वो आपने उधर हाईलाइट कर देना। और आखिरी पैराग्राफ में क्या लिखना है कि मेरे लिखना है कि मेरा ना जीआरई जो है ना मेरा इस डेट को है, और आइल्स का मेरा ये स्कोर है। तो अगर आपके पास मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है ना, वो बेसिकली मैं आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च एरिया, सपोज मशीन लर्निंग है, ठीक है। आई वांट टू परस्यू मशीन लर्निंग, पीएचडी इन मशीन लर्निंग इन योर लैब, रिसर्च लैब, ठीक है। इस तरह करके आप सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद उसके बाद आपने ये जिक्र करना है कि मेरा जीआरई इस डेट को है और मेरा आइल्स इस डेट को है, ठीक है। और क्लोज कर देना आपने, ठीक है। और आपने ना सिग्नेचर जो होता है ना, सिग्नेचर का पता, ईमेल के अंदर यस, सिग्नेचर भी यस। आप, हाँ, वो आपने लाजमी अपना देना। और आपने अपलोड क्या करना है, साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपने सीवी अपलोड करनी है, ठीक है। एक ही ओके। फाइल, एक ही पीडीएफ बनाए, उसमें सीवी, उसमें अपनी ट्रांसक्रिप्ट, उसमें अगर आपके पास आइल्स का स्कोर है वो, और अगर आपके पास हैकाथॉन विन है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं ना, ये आपने अटैच करनी एक फोल्डर, एक पीडीएफ के अंदर अटैच करके एक ही फाइल भेजनी है उसको, ठीक है। ओके, और इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्योंकि हम अगर उसकी रिसर्च को इंटरेस्ट वगैरह देखें, सो कैन वी ऐड इट एज वेल कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी अलाइन करता है उसी के साथ? एसओपी की, हाँ एसओपी की जरूरत जो है ना एडमिशन कमेटी को पड़ती है जब आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। आपको प्रोफेसर की जब आप रीच कर रहे होते हैं ना तो आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, जब एसओपी आप जब वो आपको प्रोफेसर यस कह देना कि मेरे पास फंडिंग है, आप अप्लाई कर दो पोर्टल पे, ठीक है। तो वो आपने जब एसओपी लिखेंगे ना तो आपने उस प्रोफेसर का नाम जरूर मेंशन करना है कि इस प्रोफेसर ने मुझे कि जो है ना मेरे साथ अलाइनमेंट है, इस इन्होंने मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मशीन लर्निंग था, और इन प्रोफेसर का भी जो है ना नाम जो ये है, उन्होंने मुझे कहा है कि आप अप्लाई कर दें। इस तरह मतलब लाइंस दोनों का रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है। आपने ये लाइन लिखनी है और ये एसओपी के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। एसओपी के जब हम मेंशन करेंगे ना तो जब आपको एडमिशन कमेटी यस करेगी ना तो वो जो बंदा आपने जिस बंदे का फैकल्टी का नाम लिखा होगा ना वो प्रोफाइल पढ़ेगा आपकी सारी। फिर अगर उसको प्रोफाइल अच्छी लगेगी ना तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर उसने पहले से आपको यस किया हुआ ना तो आपकी प्रोफाइल तो लाजमी यस करेगा ना, ठीक है। ओके। तो ये चीजें हैं। अच्छा, मैं आपको क्या बताना था, हाँ, सी एस PhD GI रिक्वायरमेंट, सर सपोज अगर किसी अच्छा बैच
वेबसाइट में बोलें। हमने सर्च किया, जिस तरह आप सर्च कर रहे हैं और उसमें जीआरई की रिक्वायरमेंट नॉट मैंडेटरी लिखा हुआ, अगर किसी ने आइल्स दे दिया हो दिसंबर तक तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर ले या नहीं करे अगर उसकी जीआरई की प्रिपरेशन नहीं है? अच्छा वो ऑप्शनल है ना। सपोज कुछ बहुत कम यूनिवर्सिटी, मैंने ना ज्यादातर यूनिवर्सिटी में देखा हुआ है कि जीआरई मांग रहे हैं, लेकिन कुछ में ऐसा भी है कि वो कहते हैं जीआरई ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप जीआरई दे देते हैं तो आपका चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे अप्रूव होने के। ठीक है, चांसेस विल बी इंक्रीज। ठीक है, लेकिन वो अगर वो कहते हैं ना जीआरई की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है ही नहीं ना सरे से, वो तो कुछ यूनिवर्सिटी से ज्यादा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ आइल्स का स्कोर उनको चाहिए होगा, तो आप आइल्स का स्कोर ही भेजिएगा उन्हें। ठीक है। जैसे सर ये आप जो बता रहे थे मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया कि हम पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करें या प्रोफेसर को पहले रीच कर दें, और जब अच्छा, एडमिशन की मैं बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोफेसर को ईमेल्स करनी है। ठीक है, प्रोफेसर को ईमेल्स करेंगे, आपके पास कुछ जवाब आएंगे, कुछ यस आएंगे, कुछ कहेंगे मेरे पास फंडिंग नहीं है, कुछ कहेंगे कि कुछ 50-50 आंसर देंगे, और कुछ कहेंगे आप पोर्टल पे अप्लाई कर दो। ठीक है, फिर आपने अच्छा जब 50-50 वाले होंगे ना, तो आपने उनको क्या करना है कि उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनकी यूनिवर्सिटी की, और चेक करना है कि आप उस क्राइटेरिया पे मीट कर रहे हो या नहीं। जैसे ये मैंने वेबसाइट खोली है पीएचडी के लिए। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है ये ओक्लाहोमा। ठीक है, उसने कहा है कि मुझे क्या चाहिए एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, 3 रेफरेंस लेटर चाहिए, एक सीवी हो आपकी, और ये जीपीए क्राइटेरिया देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मिनिमम आपका जीपीए होना चाहिए 3.5। अगर आप 3.49 भी है ना तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको आप स्किप कर देंगे। इस यूनिवर्सिटी को आप अगर वो कह भी दे ना प्रोफेसर कि आपने अप्लाई करना है, तो आप ना इस पर टाइम ना ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन कमेटी ने आपको पहले ही रिजेक्ट कर देना है इस केस में। जब आपका जीपीए भी मैटर क्या कहते हैं इससे ऊपर है, आपके पास चीज़ें भी पूरी हैं, सारी प्रोफिशिएंसी भी है ये सारी। अच्छा, ये बेसिकली उसने कहा है कि आपने 10 आवर जो है ना कैलकुलस के सब्जेक्ट पढ़े, मैथमेटिक्स रिलेटेड। तो एवरी जो कंप्यूटर साइंस जो पढ़ता है उसके पास तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इस तरह के। तो ये भी क्राइटेरिया मीट कर गया, ये भी क्राइटेरिया मीट कर गया। तो उसने एक और बात की है, टेस्ट स्कोर आपका होना चाहिए जीआरई रिक्वायर्ड विद नो मिनिमम स्कोर, यानी कि जीआरई तो चाहिए उसको, लेकिन स्कोर को जरूरत नहीं है। अब स्कोर का कंफर्म नहीं है कि कितना हो, मतलब बस चाहिए उनको। अब वो बाद में देखेंगे कि क्या मेरिट बन रहा है उस हिसाब से, लेकिन जितना ज्यादा होगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, ताकि एडमिशन चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा ये बड़ी मजे की बात देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफर्स टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। देयर आर आल्सो नंबर ऑफ ग्रेजुएट टीचिंग लैब असिस्टेंट पोजीशन अवेलेबल फॉर। यानी कि एक दो किस्म की होती हैं, एक होता है टीएशिप, यानी कि आप टीचिंग असिस्टेंट हो जाते हो, और एक होता है रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने ऐसी भी देखी हैं जिसमें उसने कहा है कि अगर आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हो ना प्रोग्राम में अंदर उनके, तो आपको 100% जो है ना फुली फंडेड ही देंगे, मतलब आपको एक टीएशिप अलाउ कर देंगे, टीएशिप दे देंगे। ठीक है, और आपको फंडिंग भी दे देंगे, और महीने के जो पैसे वगैरह होते हैं वो भी दे देंगे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये भी है, और कुछ यूनिवर्सिटी में ये है कि सिर्फ डिजर्विंग जो टॉप के होंगे, टॉप की प्रोफाइल्स होंगी, उनको देंगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ मैं कि आपका जीपीए तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जीआरई का स्कोर जितना ज़्यादा होगा ना, वो आपकी प्रोफाइल टॉप पे आएगी, और वो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव करेगा। सही है। अच्छा ये टॉप जी क्वेश्चन सर पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीआरई के लिए मैंने सुना था जस्ट लाइक जो हाई कंपीटिंग फील्ड्स हैं जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस के आईटी, इनमें मेरिट ज़्यादा होता है, तो इनमें जीआरई का जो लाइक मिनिमम स्कोर है वो भी फिर ज़्यादा ही मांगा जाता है, लेकिन नेचुरल साइंसेस वगैरह के लिए ज़रा कट ऑफ लिमिट कम है। जी सो जी। अगर मेरा नेचुरल साइंस का बैकग्राउंड है तो मिनिमम कितना जीआरई मेरे पास होना चाहिए स्कोर इसका, और आइल्स का भी कितना मिनिमम स्कोर होना चाहिए? अच्छा ये अच्छा अगर सपोज आपको प्रोफेसर यस कह देता ना, तो आपने क्राइटेरिया मैंने आपको जैसे बताया कि मैच करना है। अगर वो सपोज आइल्स का आपका स्कोर है 7.5, ठीक है, और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया 8 है, तो आप उसमें अप्लाई ना करें। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, अगर आपका क्राइटेरिया सारे मीट हो रहे हैं, तो आप उसमें प्रोफेशनल यस भी कह दिए, तो आप अप्लाई करते हैं, आपके चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन मुझे आप दोबारा बता दें, फिर मैं आपको, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा। जी हाँ जी, ये तो मतलब कि अक्सर यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे हर एक इंडिविजुअली लिखी होगी, लेकिन एक जनरल लाइक मिनिमम स्कोर फॉर नेचुरल साइंस फील्ड्स कितना होगा हम्म, आइल्स का और जीआरई का? कोई इस तरह का ट्रेंड है कि मिनिमम इतना ही एक्सेप्टेबल है, उससे कम नहीं? नहीं ये कुछ अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज में ना मेंशन किया होता है कि एक मैंने यूनिवर्सिटी देखी थी उसमें 294 था, और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Okay.
और इसके अलावा एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ब्रिटिश काउंसिल का ही एक टेस्ट होता है इंग्लिश स्कोर के नाम से, जिसमें वो इंग्लिश स्कोर कॉम्पिटेंसीज चेक करते हैं, वो भी ब्रिटिश काउंसिल का ही सर्टिफिकेट है, और उसमें वो साथ कंपैरिजन करके भी बताते हैं कि सेफर स्कोर, वो जो CEFR स्कोर होता है जो आइल्स का भी निकलता है, और वो मतलब उस सर्टिफिकेट में वो उसका CEFR लेवल निकालते हैं और उसको बताते हैं सर्टिफिकेट के अंदर ऑफिशियली कि आइल्स के साथ कितने कंपैरिजन में कितना बैंड उसके बन सकता है। Okay. लाइक ये ऑनलाइन टेस्ट है। सो अगर हमने आइल्स नहीं दिया और मैं अगर आजकल मैं अप्लाई कर रही हूँ, ईमेल कांटेक्ट कर रही हूँ, सो मैं इन रिप्लेसमेंट वो सर्टिफिकेट लगा दूँ और कहूँ कि मैंने आइल्स अभी लाइक टेस्ट डेट टेंटेटिव है। सो विल दैट वर्क, और शुड हाँ आई जस्ट, बिकॉज जो अथॉरिटी है वो तो सेम ही है, ब्रिटिश काउंसिल का ही सर्टिफिकेट है वो भी। ठीक है। अच्छा, उस केस में आप क्या करें, अब प्रोफेसर को वैसे बता दें कि ना मेरा आइल्स इस डेट को है, अगर आप ना भी भेजेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, और अगर भेज भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक है। तो वो मैंडेटरी यही है कि आप आइल्स दें, ठीक है। वो प्रोफेसर के लिए वो ये होगा कि आप इंथुजियाज्म शो कर रही हैं कि चीज़ें आए हैं आपके पास और आपने ये डेट ली हुई है, तो आप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ना भी करें तो ओके, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑलराइट। यहाँ पे मैं आपको दिखाना था GRE का स्कोर, आई थिंक यही वेबसाइट थी, लेट मी सर्च इट। सो एक और चीज़ थी, मे बी ये हो सकता है कि कंट्री का भी फर्क पड़ता होगा, डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, मगर मैंने एक सुना था कि एक केस सुना था कि वो कनाडा में लेकिन स्कॉलरशिप पे गई थी, एंड इट वाज लाइक यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट में आइल्स था, बट स्टिल शी नेवर गेव दैट टेक दैट एग्जाम, और जब उनके सुपरवाइजर ने उनके लिए लिख दिया था यूनिवर्सिटी को कि उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इनफ है, सो आई स्कोर एंड रिजल्ट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उन्होंने नहीं दिया था हाँ जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था। हाँ जी, कुछ केसेस में हो सकता है ऐसे, अगर आपको प्रोफेसर जो है यस कह देना तो फिर आपको मिल जाता है ऐसे। अच्छा, इसमें GRE, अच्छा मैंने ना वैसे कोई वेबसाइट देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, उसके अंदर लिखा हुआ था कि GRE जो है ना मिनिमम जो है ना 305 होना चाहिए, ठीक है। और क्वांट में इतना हो और वर्बल में इतना हो, क्वांट में, अच्छा CS वाले और ये जो नेचुरल साइंसेज वाले हैं ना, इसमें वो क्वांट का ना कहते हैं कि स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्वांट का बेसिकली होना चाहिए 170 है ना, तो 170 वो कहते हैं 150 प्लस तो एटलीस्ट 155 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी 40 में से 25 तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कुछ में ओवरऑल भी बताया होता है कि ओवरऑल 305 है, और ज़्यादातर केसेस में ना ये होता है कि वो कहते हैं कि क्वांट, वो वर्बल को मेंशन नहीं करते, वो कहते हैं क्वांट में ये स्कोर होना चाहिए आपका, फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। तो मिनिमम ये, लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। आपके ज़्यादा स्कोर होंगे ना तो आपका चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये फिक्र नहीं करनी कि आपने वो मिनिमम स्कोर अचीव करना है, आपने ये होना चाहिए जो मैक्सिमम स्कोर अचीव करना है, आप उसको छोड़ दें फिक्र के मिनिमम क्या था। तो आप मैक्सिमम स्कोर ले लेंगे, आपको टेंशन ही नहीं होगी कि मिनिमम क्या है, आप हर जगह फिर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे ये है, उसने कहा है GPA 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और टीचिंग असिस्टेंट वो इंटायर टर्म गिवन होगी, क्योंकि PhD कर रहा है तो 5 साल तक उसको जीवन मतलब देंगे फंडिंग, ठीक है। और ये सारी उसने रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, कितने होने चाहिए क्रेडिट आवर, ये तो वो, ठीक है। और कुछ ये देखेंगे वेबसाइट में लिखा हुआ, इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट शो डेमो ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इक्विवेलेंस सो दैट नेसेसरी टू बी TA, यानी कि आपको TA के लिए आपको प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना, मैंने ये भी देखा है कि वो आइल्स को भी ना वेव्ड ऑफ कर देती हैं, अगर आपका प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू अच्छा हो, जैसे आपने बात की, ठीक है, तो हो जाता है ऐसे। अगर वो वेव्ड ऑफ कर, कुछ में कर देती हैं वेव्ड ऑफ, और कुछ में ज़्यादातर सख्ती होती है, क्योंकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है तो वो वेव्ड ऑफ नहीं करती, उनका क्राइटेरिया टफ होता है। जैसे ये जो मैंने यूनिवर्सिटी खोली हुई है ना, ये टॉप 5 में आती है, तो इनका क्राइटेरिया थोड़ा सख्त है, और इनमें टॉप ग्रेजुएट्स ही जाते हैं जिनका GPA अच्छा होता है। ओके, एनी और फर्दर क्वेश्चंस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आप ये टेम्पलेट बताएंगे जो हम मतलब देख सकें प्रोफेसर को मैसेज करें, टेम्पलेट कौन सा, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। मतलब जो सर को ईमेल टेम्पलेट। ईमेल टेम्पलेट ना मैं आपको वही बताया तो है आपको कि आपने क्या चीज़ें लिखनी है उसके अंदर, वो मोटी मोटी चीज़ें लिखनी है, और वही है, जैसे GPA आपको है, फिर FYP का जिक्र करना है, उसके बाद 3-4 फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद आपने बताना कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस विद वर्किंग विद यू इन दिस PhD, ठीक है। उसकी रिसर्च एरिया से आपने लिंक करनी 1-2 लाइन्स, ठीक है।
और उसके बाद आपने कहना है कि जीआरई का डेट लिया है, आज की डेट लिया है, और फिनिश कर देना आप, और सीवी साथ अपलोड लाजमी करना है। ठीक हो गया? हाँ, सबसे पहले ये एक चीज़ मैं आपको भूल गया, आपने डियर प्रोफेसर का नाम लिखना है, डियर प्रोफेसर नेम कोमा एंड देन स्टार्ट योर ईमेल। बाकी बाकी मैं आपको बता दूँ। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट साथ साथ रेडी करें ना, और 5 PM कैरियर सेशन में इसको रिव्यू करवा लें। उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा मिस्टेक्स के बगैर रिव्यू करवाए आपने अपनी CV या कोई भी डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड नहीं करना। क्योंकि इनिशियली जो बंदा बिल्कुल स्टार्ट करता है उसको नहीं पता होता कि चीजें, आपको वो अपने एंड पे शायद चीजें ठीक लग रही हों, लेकिन देयर विल बी मल्टीपल मिस्टेक्स इन दैम। तो आप लिख के और आप 5 PM में उसको पहले रिव्यू करवाएं। जब वो ओके हो जाए तो उसके बाद आप वही ईमेल टेम्पलेट यूज करें, और CV अपनी और बाकी भी जितने SOPs एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, अच्छा, और एक और जी बोले जी आप। सर। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि रिज्यूमे कितना मैक्सिमम हो, मतलब हो सकता है कितने पेजेस का, और ये कि इसमें हम कोर्सेज तो मेंशन नहीं करेंगे कि जो किए हुए डेफिनेटली। सो पॉसिबल थिंग्स आर लाइक अगर कोई एक्सपीरियंस टीचिंग वगैरह का है, मेंशन देम एज वेल इवन इफ इट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस। एक्सपीरियंस किस चीज़ का, सॉरी? टीचिंग टीचिंग का एक्सपीरियंस, हाँ जी, हम मेंशन करें, लाजमी करें। आप हर चीज एंड मेंशन करें। और फ्रीलांसिंग वो भी, आप फ्रीलांसिंग उसको का, इंटरेस्ट में मेंशन कर दें। इफ आप आई अगर हैव उसको डन फ्रीलांसिंग का सम। बेसिकली आई वुड कंटिन्यू रिकमेंड कि करें। आप ना अपनी CV को बनाएं, ठीक है, जिस तरह से आपको लग रही है, और आप 5 PM कैरियर सेशन में दें उसको रिव्यू होने के लिए। तो वो आपको, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, मैम मिलसा करती हैं, बाकी जितने लोग वहाँ पे CV को रिव्यू करते हैं वो मल्टीपल उन्होंने लोगों की हुई होती हैं। तो जितनी आपकी मिस्टेक्स होंगी, या कौन सा सेक्शन आपने पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, किस चीज को डाल दें, किसको निकाल दें, तो वो आपको उस चीज में बेटर गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है 15 दिसंबर, ज़्यादातर मैंने यही देखा 15 दिसंबर में है, और कुछ 31 में है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उस डेट का वेट नहीं करना। आपने ये अक्टूबर जैसे शुरू होता है ना, 15 अक्टूबर के आसपास, तब आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, 2 महीने पहले डेडलाइन से। ठीक है, उसका आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने बेसिकली क्या करना है, SOP आपने रेडी करना है। SOP हर यूनिवर्सिटी का आपने अलग लिखना है, क्योंकि प्रोफेसर का नाम भी डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंजिंग भी होगी। उसके बाद क्या करना है, रेफरेंस लेटर में सबसे बड़ा मसला है रेफरेंस लेटर, कि आपने खुद अपलोड नहीं करने होते रेफरेंस लेटर, वो करता है रेफरी अपलोड, यानी कि जिससे आपने रेफरेंस लेटर लिया है ना, वो 3 दिन भी लगा सकता है, 4 दिन भी लगा सकता है, डिपेंड्स कि आपकी कितनी उसके साथ सलाम दुआ है। तो उसके लिए आपने टाइम रखना है, और और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने सारी एप्लीकेशन फिल आउट कर लेनी है, और ये अगर आपने GRE थोड़ा लेट भी है ना, तो ये हो सही कि सिर्फ GRE रह जाए। GRE, बाकी सारी एप्लीकेशन 90% सारी कंप्लीट हो जाए, और बेशक GRE रह जाए तो इट्स ओके। ठीक है, और आपने क्या करना है, वो भिजवाना है। और GRE ये ना हो कि आपने 15 दिसंबर लास्ट डेट है, और आपने GRE देना हो 14 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा मार्जिन दें उनको, क्योंकि जो ETS वाले हैं ना, उनको भी काफ़ी टाइम लगता है भेजने में, कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं US जाते जाते, और वो भी वर्किंग डेज। ठीक है, तो आपने ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करें नवंबर के मिड से, नवंबर 20 नवंबर से पहले पहले वाइंड अप करें अपनी GRE, क्योंकि फिर डेडलाइंस आ जाएंगी। ठीक है, चलें, बाकी ये किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप स्लैक में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपसे आज शेयर कर दी है। अगर किसी का और फर्दर क्वेश्चन हो तो आप स्लैक में पूछ लें, या कल भी मैं, अगर आपको क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर कर दूँ, कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, चलें, सही सर, हो। जो ये रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन जी जस्ट? जी जी जी। ओके, सो रिकमेंडेशन लेटर्स के हवाले से ये है कि अगर 3 काउंट पूरा ना हो, लाइक जो मेरी BS के सुपरवाइजर हैं वो तो वैसे ही उनकी डेथ हो गई है, सो यू नो आई जस्ट हैव वन रेफरेंस लेटर एट हैंड, ओके, सो व्हाट कैन आई डू देन? आप फिर दो और कोई प्रोफेसर ढूंढें, या आप हैकाथॉन में, बल्कि आप हैकाथॉन में जाएं और वहाँ से आप इंटरनेशनल हैकाथॉन लें। ठीक है, तो वो रिकमेंडेड इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैकाथॉन। यही है कि आप सिर्फ एक जो रिकमेंडेशन लेटर है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से लें। बाकी जो 2 लेटर्स है ना वो इंटरनेशनल होने चाहिए। तो वो आप किसी हैकाथॉन में अगर गए हैं, वहाँ पे आपने किसी ऐसे बंदे के साथ काम किया है जो अच्छे पोजीशन पे है, तो आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर लें।
हमें सर ये रिकमेंड नहीं करते कि आप सब सारे लेटर्स अपने ही यूनिवर्सिटी में से ले लें, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के रिकमेंडेशन लेटर्स उस तरह से इतने मैटर नहीं करते। जब एक इंटरनेशनल बंदे का रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होगा तो वो इस चीज की गारंटी है कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ पहले भी काम कर चुके हैं एंड यू आर एबल टू वर्क विद देम। ओके, Yes. एंड वन थिंग इज कि जो प्रोफेसर्स हैं जस्ट लाइक दे आर वेरी बिजी, अगर मैं हर यूनिवर्सिटी के लिए उनको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, सो शी हैव टू सेंड ऑन हर सेल्फ, लाइक उन्होंने ही सेंड करना अपने एंड से, ठीक है ना? तो यू नो मे बी आई एम रिलक्टेंट कि हर यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए पहले ही लाइक वो एक तो प्रोफेसर से तो चले मुझे एक वैलिडेशन मिली ही होगी ना आगे कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ हम्म। इन दैट केस। तो अच्छा, जहाँ इसका से मैं आंसर वैलिडेशन थोड़ा सा, आएगी जस्ट वहां पे ही मैं अपनी मैम से हम्म, कहूंगी कि वो वहां पे भेज दें, राइट? हाँ मतलब जहाँ पे आप दैट्स यूनिवर्सिटी ट्रू। में पोर्टल पे अप्लाई करी होंगी ना, उसी पे ही आपने बस अपलोड करना है, ठीक है? पोर्टल जब जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसमें करना है आपने, ठीक है? वहाँ पे और रिक्वायरमेंट होगी। यूजुअली क्या कंटेंट मतलब उसमें मेंशन अच्छा, होना चाहिए, बिकॉज अक्सर टीचर्स खुद ही लिखने के लिए कह देते हैं। बात सुने, बीच सेशन का हो गया टाइम काफी ज्यादा, ओके ओके, नेक्स्ट सेशन का सॉरी। टाइम हो रहा है, तो हम ना कल डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं, ठीक ओके, है? थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज एवरीवन, बाय बाय। फिर आप इसको एंड कर दें।